नमस्कार। सी लैंग्वेज सीखने वाले सभी विद्यार्थियों का और सभी प्रोग्रामर्स का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको सी में पॉइंटर्स क्या होते हैं और मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं वेरिएबल्स के और उनको किस प्रकार से एक्सेस किया जाता है इनके बारे में सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक हमने छोटा सा सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहली लाइन पे इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, जो कि हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइंड है। उसके अंदर आप देख रहे हैं दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, और ये इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद हमने नंबर 1 और नंबर 2 इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज किया है वैल्यूज़ के साथ। नंबर 1 की वैल्यू 100 है और नंबर 2 की वैल्यू 200 है। अगर हम खाली वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं तो उसका फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। प्रिंट एफ फंक्शन में द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़, फिर यहाँ पर जो है हमने %d लिखा है फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए नंबर 1 नंबर 2। अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये रन होता है। द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़ 100 एंड वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज़ 200। अब अगर हमें मान लीजिए कि नंबर 1 जो मेमोरी में फ़िलहाल स्टोर्ड है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो रैम में इस समय ये नंबर 1 और नंबर 2 वैल्यू स्टोर्ड है और वो वैल्यूज़ किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो वो मेमोरी लोकेशन कौन सी है? अगर हम देखें नंबर 1 की मेमोरी लोकेशन क्या है, तो वो नंबर 1 की जो मेमोरी लोकेशन होगी वो होगी एम्परसेंड। अगर हम लिखते हैं नंबर 1, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एम्परसेंड नंबर 1 अगर मैं लिखता हूँ तो ये बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन के बारे में बताता है जहाँ पर कि नंबर 1 वेरिएबल स्टोर्ड है। और अगर मैं इसको ही आपको यहाँ पर प्रोग्राम में लिख करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ printf, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे द मेमोरी लोकेशन ऑफ नंबर 1 वेरिएबल इज़। उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं और फिर जो है अब जब मैंने ये लिखा, यहाँ पर इस लाइन को आप अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नंबर 1 जो है हमारा वेरिएबल था, मैं उसका जिस मेमोरी लोकेशन पे ये वेरिएबल स्टोर्ड है, हम उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर लेने वाले हैं। और वो एड्रेस लेने का तरीका ये है कि उस वेरिएबल के आगे अगर हम ये एम्परसेंड का साइन लगा देते हैं तो ये बन जाता है एम्परसेंड नंबर 1, या ये कहते हैं एट द एड्रेस ऑफ नंबर 1, यानी इससे हमें उसका मेमोरी लोकेशन मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़ 100। द मेमोरी लोकेशन ऑफ नंबर 1 वेरिएबल, ये यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में मेमोरी लोकेशन नंबर 1 वेरिएबल की आ चुकी है। इसी प्रकार से अगर हमें नंबर 2 की वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन लेनी है, उसका तरीका भी ये इसी प्रकार से है। इसको मैं यहाँ पर सेव करके मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों वेरिएबल्स की जो मेमोरी लोकेशन है वो यहाँ पर आ रही है। आप इन दोनों मेमोरी लोकेशंस को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नंबर 1 की मेमोरी लोकेशन थी 7658 और नंबर 2 की मेमोरी लोकेशन है 7654। पहली बात आप नोटिस करेंगे मेमोरी लोकेशंस आर गोइंग डाउनवर्ड्स। एक चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा, ये डाउनवर्ड्स जा रही है, ठीक है। नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, आप देखिए कि इनके अंदर 4 बाइट्स का डिफरेंस है, 7654 और 7658। ये क्यों है? ये इसलिए कि मेरा जो सिस्टम है 64 बिट सिस्टम है, इसके अंदर एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए सी का कंपाइलर 4 बाइट्स जो है वो एलोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेमोरी लोकेशंस में 4 बाइट का डिफरेंस आ रहा है। तो पहली बात यहाँ पर हमने देखी कि अगर हम खाली कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं जैसे नंबर 1, तो ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया। अगर हम
खाली प्रिंट करते हो खाली नंबर 1 लिखते हैं तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 100 आ रही है। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल के आगे ये एम्परसेंड का साइन लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, फिर ये जो वेरिएबल है वो जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है वो वाला मेमोरी लोकेशन यहाँ पर देता है। अब एक और मैं यहाँ पे आपको चीज़ बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। हम यहाँ पर मेमोरी लोकेशन के द्वारा किस प्रकार से उस वेरिएबल के जो नंबर है की जो वैल्यू है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज। अब यहाँ पर जो नंबर 1 की वैल्यू है वो मुझे लेने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और करने जा रहा हूँ। वो क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैं खाली यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ नंबर 1 तो अभी भी आप देखेंगे ये हमें क्या देगा। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ या यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत सी की प्रोग्रामिंग आती है, इसलिए आपको ये मालूम है कि प्रिंटफ फंक्शन में %d, %f, %p किस लिए होता है। अगर नहीं होता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा, या मैं पूरा सी सिखाने के लिए यहाँ पे एक पूरी सीरीज़ डाल दूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर नंबर 1 वेरिएबल की हमको वैल्यू चाहिए 100, लेकिन अगर हम यहाँ पर एम्परसेंड नंबर 1 लिखते हैं तो ये तो मेमोरी लोकेशन आएगा। तो फिर हमें अगर उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू चाहिए वो कैसे आएगी, उसका बड़ा सरल सा तरीका है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक ब्रैकेट आगे और इसके पीछे एक ब्रैकेट और यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए। अब आप देख रहे हैं नंबर 1 के आगे मैंने जो एम्परसेंड नंबर 1 है इसको एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं एट द एड्रेस ऑफ नंबर 1। तो यहाँ पर और इसके आगे अगर मैंने यहाँ लगा दिया स्टार, तो स्टार ब्रैकेट एम्परसेंड नंबर 1, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं एक जगह अलग से आपको लिख के बताता हूँ। मैंने लिख रहा हूँ इस प्रकार से स्टार फिर एम्परसेंड नंबर 1। अगर खाली एम्परसेंड नंबर 1 लिखते तो ये आता मेमोरी लोकेशन, और इस मेमोरी लोकेशन को जब मैं ब्रैकेट में डाल करके उसके आगे एक स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब है द वैल्यू एट दिस मेमोरी लोकेशन, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है। और अब मैं यहाँ पे आप देखें तो हम इस नंबर 1 के मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको हम स्टार के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं, उसके द्वारा हम रेफरेंस कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके अगर आपको दिखाता हूँ तो देखिए क्या आया, द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़ 100। यानी कि सी में अगर आपको कोई मेमोरी लोकेशन आपके पास है, जैसे यहाँ में मैं एक लिख के बता रहा हूँ खाली एक इसके लिए, अगर आपके पास यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन उसके आगे अगर आप स्टार लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू होती है फिर वो वैल्यू आपको वहाँ पर आउटपुट में आती है। तो यहाँ पे आपने देख ली। अब इसी प्रकार से अगर मुझे सेकंड नंबर की मेमोरी लोकेशन चाहिए तो मैं अभी तक हमने पॉइंटर्स शुरू नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, या पॉइंटर्स शुरू करने के पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर मैंने वैल्यू ऑफ नंबर 2 लेना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा था कि मेमोरी लोकेशन ऑफ नंबर 2 वेरिएबल इज, हमने एम्परसेंड नंबर 2 लिखा था। इसी एम्परसेंड नंबर 2 को एक ब्रैकेट में लिखा मैंने और उसके आगे अगर मैंने स्टार लगा दिया, यानी अब ये क्या कर रहा है कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाइए, और स्टार का मतलब है कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है आप अब उस वैल्यू को यहाँ पे आप आउटपुट दीजिए। और मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए कि ये जो मेमोरी लोकेशन के जो सेकंड नंबर की वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन थी, इसने उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके फिर वहाँ पर जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर प्रिंट किया। तो आशा करता हूँ ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमारा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है कि यहाँ पर अब मैं पॉइंटर्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। पॉइंटर्स क्या होते हैं सी के अंदर, पॉइंटर्स सिंपली एक डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, वैसे ही हम एक पॉइंटर्स हैं। तो लेकिन पॉइंटर्स को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस मेमोरी लोकेशन को आप पॉइंट कर रहे हैं
उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंट करने जा रहा हूँ नंबर 1 की ओर, अगर मेरे को एक पॉइंटर बनाना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ आगे, मुझे नंबर 1 के मेमोरी लोकेशन पे कोई पॉइंटर डालना है, तो उसके लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि क्या नंबर 1 इंटीजर है या नहीं है। तो यहाँ पे अब जैसे मुझे मालूम है कि नंबर 1 एक इंटीजर है और उसका मेमोरी जो एड्रेस है वो एम्परसेंड नंबर 1 से आता है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंटर बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट। इंट क्यों लिखा? इंट इसलिए लिखा कि मेरा जो पॉइंटर है वो जिस वैल्यू की ओर पॉइंट करेगा वो एक इंटीजर टाइप की है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट और फिर मैंने लिखा पॉइंटर 1। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हुआ कि मैंने एक पॉइंटर डिफाइन किया हुआ है, उसका नाम है पॉइंटर 1, और ये पॉइंटर किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है? स्टार पॉइंटर 1। अब ये स्टार पॉइंटर 1 क्यों किया है ये भी मैं आपको समझाने आ रहा हूँ। तो फिलहाल हमने एक पॉइंटर डिफाइन किया, और जब आप वेरिएबल के नाम के आगे ये स्टार लगा देते हैं ये एक पॉइंटर बन जाता है। तो ये स्टार है पॉइंटर 1, हमने एक पॉइंटर डिफाइन किया जो कि इंटीजर टाइप का है। इसी प्रकार से मैं एक और पॉइंटर डिफाइन करता हूँ पॉइंटर 2, जो कि नंबर 2 की ओर पॉइंट करेगा। और ये मैंने दो यहाँ पर पॉइंटर्स डिफाइन किए हुए हैं। फिलहाल ये किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये पॉइंटर्स नंबर 1 और नंबर 2 को पॉइंट करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब मैं यहाँ लिखूंगा पॉइंटर 1 इज इक्वल टू एम्परसेंड नंबर 1। अब ये जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इससे क्या हो रहा है? देखिए, जब मैंने डिफाइन किया था इसके आगे स्टार लगाया था। अब जब मैं इसको वैल्यू अलॉट कर रहा हूँ, मुझे स्टार की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ पॉइंटर 1 के अंदर क्या आएगा? नंबर 1 का जो मेमोरी एड्रेस था, मतलब जिस मेमोरी एड्रेस पे नंबर 1 वेरिएबल जो है वो स्टोर्ड है, उस नंबर 1 का मेमोरी एड्रेस मेरे पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं पॉइंटर 2 के अंदर मैंने नंबर 2 का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर दिया, यानी अब अगर मैं यहाँ जाकर के अगर मैं पॉइंटर 1 का ही खाली वैल्यू देखूं, तो इसका मतलब यह पॉइंटर 1 के अंदर क्या होना चाहिए? ये जो नीचे के जो मेमोरी एड्रेस था ये हमारे पॉइंटर 1 के अंदर होना चाहिए था। आइए हम इसी चीज़ को यहाँ पर चेक करते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं कि द मेमोरी लोकेशन ऑफ नंबर 1 वेरिएबल इज। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंटर 1। इसी लाइन को लाइन 18 और लाइन 14 इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा, बिल्कुल सेम लाइन है। प्रिंट एफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ नंबर 1 वेरिएबल इज, यहाँ पर हमने एम्परसेंड नंबर 1 लिखा था, और जब मैं यहाँ पर मैंने 18th पे अगर मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो है ये खाली पॉइंटर 1 लिख रहा हूँ। और इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड वेरिएबल के लिए लिखूँगा तो भी मैंने पॉइंटर 2 किया। अब हम इसको रन करते हैं। अब आप देखिए किस प्रकार से हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आप यहाँ देखिए। स्टार्टिंग से आप देखेंगे वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़ 100, वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज़ 200। द मेमोरी लोकेशन ऑफ नंबर 1 वेरिएबल आप देखिए 37658 मेमोरी लोकेशन था, और वही मेमोरी लोकेशन को हमने हमारे पॉइंटर के अंदर स्टोर किया, यानी पॉइंटर के अंदर जो है इस नंबर 1 का मेमोरी लोकेशन आ गया, जिसको कि हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? एम्परसेंड नंबर 1 से। तो ये पॉइंटर 1 के अंदर मेमोरी लोकेशन आ गया। ऐसे पॉइंटर 2 के अंदर सेकंड वेरिएबल नंबर 2 का मेमोरी लोकेशन आ गया। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं खाली पॉइंटर 1 के थ्रू प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब जब मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली हम ये मान के चलने की ये बेसिकली एक स्ट्रीम है। ये सी में जो भी आउटपुट आता है ये एक स्ट्रीम है। ये आपके कंसोल पे, टर्मिनल पे आप इसको चाहे तो फाइल में आप इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, कंसोल पे, टर्मिनल पे, तो ये इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पॉइंटर 1 लिखा तो उसने मेमोरी एड्रेस दिया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर हमने देखा था, हमने ये लिखा था स्टार। जब मैंने ये कहा, मैंने कहा स्टार एट द एड्रेस ऑफ नंबर 1, मैंने यहाँ पे कहा था कि ये जो मेमोरी एड्रेस है अगर हम उसके आगे स्टार लगा देते हैं तो हमें उस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू मिलती है।
तो क्या अगर हम पॉइंटर के आगे जो हमने यहाँ पे स्टार पॉइंटर लिखा हुआ है, क्या इस पॉइंटर के आगे अगर हम स्टार लगाते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी क्या? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़, आप देख रहे हैं पॉइंटर 1, और इसी प्रकार से द वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज़ पॉइंटर 2। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए लाइन नंबर 20 को कंपेयर कीजिएगा लाइन नंबर 16 को, लाइन नंबर 12 को। लाइन नंबर 12 में हम डायरेक्टली जब हमको वैल्यू लेनी है, हमने वेरिएबल लिखा यहाँ पे नंबर 1, और नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पे 100 आउटपुट आया। लाइन नंबर अगर हम 16 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़, ये हमने दिया था कि भाई एम्परसेंड नंबर 1 जब हमने लिखा था तो उसको फिर हमने ब्रैकेट में डाला। हमने कहा कि ये जो मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कीजिए। उसको प्रिंट करने के लिए हमने उसके आगे स्टार लगाया तो उसकी वैल्यू आई। और अब हमने ये जब हम लाइन नंबर 18 पे हम यहाँ पे लिख रहे थे, ये खाली हमने पॉइंटर की बात की थी। यहाँ पे ये देखिए मेमोरी एड्रेस था पॉइंटर का। अब जब मैं पॉइंटर के आगे स्टार लगा देता हूँ तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि वो जो पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है, अब वो वैल्यू आएगी। यहाँ पर आप देखिए स्टार पॉइंटर 1 लिखने से अब वो वैल्यू आएगी। मैं इसको यहाँ पर रन कर रहा हूँ। अब आप देखिए तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़ 100, द वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज़ 200। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ वाया पॉइंटर करने के लिए, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। और अब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है द वैल्यू ऑफ नंबर 1 वाया पॉइंटर इज़ 100, द वैल्यू ऑफ नंबर 2 वाया पॉइंटर इज़ 200। यानी आज हमने यहाँ पर ये देखा कि सी में पॉइंटर्स किस प्रकार से काम करते हैं। पॉइंटर्स क्या है बेसिकली कि आपको किसी मेमोरी लोकेशन को जब आपको पॉइंट करना हो तो वो आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जो है डायरेक्टली अगर आपको वो मेमोरी लोकेशन चाहिए कि वो कोई वेरिएबल किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो आप ये क्या कर सकते हैं, आपको दो तरीके से आप वो मेमोरी लोकेशन ले सकते हैं। पहला तो ये कि जो भी वेरिएबल है आपने अगर उसके आगे ये एम्परसेंड का साइन लगा दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं द मेमोरी लोकेशन एम्परसेंड का साइन लगा दिया, यानी कि क्या है कि वो वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है आपको वो मेमोरी लोकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया और आपने उस वेरिएबल की ओर एक पॉइंटर आपने बना दिया कि भाई ये जो पॉइंटर है ये मेरे इस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन की ओर पॉइंट करेगा। तो उससे क्या होगा कि अब जब भी आप उस पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं इसी पॉइंटर की यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार पॉइंटर 1 इज इक्वल टू, अब मैं ये करता हूँ यहाँ पर 300, यानी अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली मुझे अगर मान लीजिए नंबर 1 की जो वैल्यू है 100 से मुझे उसको 300 चेंज करनी है। अब एक तरीका ये है कि मैं यहाँ लिख दूँ नंबर 1 इज इक्वल टू 300। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार पॉइंटर 1 इज इक्वल टू 300, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पॉइंटर 1 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ये 658 वाली, उसके अंदर की जो वैल्यू है, जब मैंने आगे स्टार लगाया यानी ये उसकी वैल्यू की बात कर रहा है। इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है उसको आप 300 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो अब नंबर 1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 300। आप देखिए यहाँ पर मैं इसको इसके बाद ये लिख रहा हूँ और अब हम इसको अगर रन करते हैं प्रोग्राम को तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़ 300, यानी हमने पॉइंटर का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशन पे गए उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस किया और हमने पॉइंटर को यूज़ करते हुए उस मेमोरी लोकेशन की जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया। तो आप देखिए अब नंबर 1 जो हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू कितनी हो गई,
300, 100 से हो गई 300। तो ये पॉइंटर्स का यूज़ क्यों होता है सी में या C++ में? उसका रीज़न ये है कि इसका ज़्यादातर यूज़ एरेज वगैरह में, फंक्शंस कॉल में होता है। जब हम कई बार सी में जब हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं और फंक्शंस में हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि उन फंक्शंस के अंदर उन आर्ग्यूमेंट्स की एक लोकल कॉपी क्रिएट होती है और वो फंक्शन उन आर्ग्यूमेंट्स की लोकल कॉपी पर ही वर्क करता है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि हमारी वैल्यू, जो हमारे कोई वेरिएबल है, उस फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल है और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, तो उस केस में हम पास बाय रेफरेंस करेंगे। मैं ये पूरा जो है अगले वीडियोस में आपको समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है पॉइंटर्स का यूज़ इसलिए होता है कि आप पास बाय रेफरेंस के द्वारा अगर आपको फंक्शंस के अंदर जाकर के आपको कोई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो उस केस में जब आप क्या करते हैं, आप फंक्शन के अंदर पॉइंटर्स के द्वारा आप उस वेरिएबल की वैल्यू को की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हो और फिर उस मेमोरी लोकेशन पे आप डायरेक्टली जो है वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरे जो मेन प्रोग्राम है उसके अंदर वो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये एक सी का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्टार पॉइंटर टू इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 600, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है नंबर 2 की वैल्यू जो है वो अब हम हो गई 600। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखिए द वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज़ 600। तो ये एक पॉइंटर्स का एक बहुत सरल सा मैंने यहाँ पर आपको तरीका बताया कि किस प्रकार से पॉइंटर्स से काम होता है। तो इसी जो वीडियो की सीरीज़ है इसको मैं और आगे जारी रखूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे बारे में मैंने एक जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मैंने 1986 में जो है BBC माइक्रो पर से काम करना शुरू किया था। उस समय वो छोटा सा सिस्टम हुआ करता था, बेसिक में प्रोग्रामिंग हुआ करती थी और उसकी मेमोरी जो थी, रैम थी, वो 32 किलोबाइट्स की थी। उसके बाद मैंने 1989 में जो है पीसीज पे काम करना शुरू किया। उस समय पीसीज में हार्ड डिस्क हुआ करती थी, 2 फ्लॉपी ड्राइव्स हुआ करती थी, A कॉलन B कॉलन। A कॉलन से हम डॉस लोड किया करते थे, फिर हम जो है उसके अंदर पास्कल का कंपाइलर लोड किया करते थे। 640 किलोबाइट्स की जो है उस समय मेमोरी हुआ करती थी। उसके बाद जो है फिर 1990 में जब हम थे तो उसी समय हमारे स्कूल के अंदर PC XTs आए, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क हुआ करती थी। तो उस हार्ड डिस्क को C कॉलन नाम दिया गया। तो पहले A कॉलन B कॉलन जो है वो फ्लॉपी ड्राइव्स के लिए हुआ करती थी और C कॉलन जो हुआ करता था वो हार्ड डिस्क के लिए हुआ करता था। तो तब से ये कन्वेंशन चला आ गया। आप लोगों में से मेरे ख्याल से 90% लोगों को ये मालूम नहीं होगा, या यूँ कहें 99% बच्चे जो अभी इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि हमेशा जो है आपकी विंडोज़ की हार्ड डिस्क C कॉलन की होती है, वो A कॉलन या B कॉलन क्यों नहीं होती। उसका पीछे रीज़न ये है कि जब हम उस ज़माने में, आज से मैं बात कर रहा हूँ करीब 30-40 साल पहले की, तो उस ज़माने में A कॉलन और B कॉलन जो है वो फ्लॉपी ड्राइव्स के लिए हुआ करती थी। तब हार्ड डिस्क नाम की चीज़ नहीं थी। हार्ड डिस्क जब आई तो हार्ड डिस्क को C कॉलन दिया गया। फिर उस हार्ड डिस्क के अंदर उस समय विंडोज़ जो है वो डाला गया, फिर वो बूटेबल जो है। उस समय भी जब हमारे पीसीज हम ऑन करते थे तो पीसी सबसे पहले A कॉलन से रीड करता था। अगर A कॉलन में फ्लॉपी होती थी डॉस की तो वो वहाँ से डॉस को लोड करता था। लेकिन अगर आपके A कॉलन में आपने कोई फ्लॉपी नहीं डाली, फिर वो B कॉलन में जाता था, B कॉलन में भी कोई फ्लॉपी नहीं डाली, फिर वो C कॉलन में जा करके फिर वहाँ से जो है विंडोज़ को लोड किया करता था। तो ये इस प्रकार से था। तो 1989 से लेकर 1991 तक मैंने पास्कल पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में 1991 में हमने कॉलेज शुरू किया और उस समय जो है BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किया मैंने। तो वहाँ पे फिर हमने जो है C की प्रोग्रामिंग सीखी और 1992 में जो है हमारे कॉलेज के अंदर यूनिक्स जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर उस समय आया था और यूनिक्स पे फिर मैंने काम किया। तो C और यूनिक्स में मैंने काम किया हुआ है। तो एक बहुत पुराना नाता रहा है C से। और अभी
आजकल फुर्सत है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो वापस अपनी सी की हॉबी जो है वापस मैंने शुरू की। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए जो है वीडियोस बना देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आजकल के वो पाइथन पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जो है लो लेवल की किस प्रकार से एक्सेस होता है, आपको नेटवर्क प्रोग्रामिंग करनी है, लो लेवल प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो आपको पाइथन में, जावा में करने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए पॉइंटर्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं इसी ये पॉइंटर्स से रिलेटेड, एरेज वगैरह से, इनसे रिलेटेड, सी से रिलेटेड, और फिर ज़रूरत पड़ी तो हम C++ रिलेटेड भी जो है मैं यहाँ पे वीडियोस डालते रहूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि भाई मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा, पॉइंटर्स रिलेटेड ये चीज़, तो मैं इसको और आगे करूँगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर प्रोग्रामिंग। आप सब लोग प्रोग्रामिंग अच्छा करें, सीखें, और आप मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू।